गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। आवाज आ रही है भाई सब लोगों को? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है भाई? यस सर आ रही है। अच्छा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। अच्छा, हमने पिछली बार वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर लिया था ना? यस सर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आज बात कर लेते हैं हम लोग। डॉट सर प्रोडक्ट। हाँ आयुष्मान बताओ यार। सर एक बार एंगल बिटवीन वेक्टर्स का एक बार डाउट था तो वो क्लियर कर दीजिए सर एक बार। वो डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा। अभी देखो, एंगल बिटवीन वेक्टर जो, अच्छा आपका कुछ और डाउट है एक बार सर पूछो। हाँ पूछो। सर कि जैसे मतलब अगर नेगेटिव लेते हैं किसी वेक्टर का ठीक है, फ्रैक्शन के टाइम, तो उसमें सर एंगल 180 माइनस थीटा वाला होता है, तो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो लेते हैं थीटा 180 माइनस थीटा हो जाता है ना यार। देखो ऐसे समझो, है ना, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले उनका एंगल 180 माइनस थीटा कर दे रहे हो, यस सर। और फिर उन्हें आपस में ऐड कर दे रहे हो। ठीक है ना? ओके सर। ठीक है ना? यानी आप दोनों काम मत करना कि आपने पहले 180 माइनस थीटा भी कर दिया और फिर सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला लगा दिया। नहीं, एक बार आपने 180 माइनस थीटा कर दिया तो फॉर्मूला किसका लगेगा? एडिशन। एडिशन वाला ही लगेगा। ठीक है ना? तो अब आपके पास दो ऑप्शन हो गए। या तो आप कहो कि अब जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा है। ठीक है? यस सर। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा है। दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा, बट आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका ये वाला यूज करना पड़ेगा। समझ गए ना? यस सर। ठीक है, और कोई इस पे प्रैक्टिकल दिक्कत हो ना, क्वेश्चन करते वक्त कोई क्वेश्चन इससे गलत हो रहा हो, तो वो जरूर डिस्कस कर लेना। ठीक है ना? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं हम लोग, है ना? तो वेक्टर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो दो प्राइमरी तरीके हम लोग यूज करते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, है ना? इसको पहले तो डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है ना? ये इसको एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, डॉट बोलते हैं ना। जैसे नॉर्मली हम ऐसे लिख देते हैं ना, ये टाइम्स ये, हमने 3 टाइम्स 4 लिख दिया है ना? लेकिन यहां हम एक्चुअली इस डॉट को प्रोनाउंस करते हैं, ए डॉट बी। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, अब ये जो क्वांटिटी बनती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दिस क्वांटिटी, इसको हम फॉर द टाइम बीइंग सी कह देते हैं। तो ये सी जो है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी, है ना? यहां तक नोट करो, फिर मैं आगे समझाता हूँ इसको, है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। नोट कर लिया सबने? यस। ठीक है, तो ये समझना कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो हम दो वेक्टर्स में करते हैं। इससे जो क्वांटिटी बनती है इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब हम यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे, तो जो क्वांटिटी बन के आएगी हमारे पास यहाँ पे, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। बस यही फर्क है इन दोनों में। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स क्या? अ स्केलर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स क्या? अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात ठीक है ना? अच्छा, फिजिक्स में इसका क्या रोल है? जैसे मान लो आगे चल के हमें पढ़ना होगा, हम वर्क पढ़ेंगे, वर्क, है ना? अभी जो वर्क होता है ये होता है स्केलर, है ना? ये वर्क किसका डॉट प्रोडक्ट है? ये फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, ये दोनों अपने आप में वेक्टर हैं, देखो फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। हाँ सर। ठीक है, फिर आएगा पावर। पावर किसका डॉट प्रोडक्ट है? फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिक्स में, जिसमें दो वेक्टर क्वांटिटीज आफ्टर गोइंग थ्रू अ डॉट प्रोडक्ट क्या बनाती हैं? स्केलर। एक स्केलर क्वांटिटी बनाती हैं। ठीक है ना? तो ये तो हुआ कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं। अच्छा, अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, है ना? तो इसको लिखते हैं हाउ टू डिटरमिन द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ बेसिक्स सीखने होंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, देखो I डॉट I इक्वल टू 1, J डॉट J इक्वल टू 1, K डॉट K इक्वल टू 1। एक बार ये लिख लो, ये कैसे होता है थोड़ा सा आगे चल के हम लोग इसको समझेंगे, बट अभी फिलहाल हमें ये जानना जरूरी है कि अगर हम I, J और K को अपने आप से ही डॉट प्रोडक्ट करें तो हमारे पास जो क्वांटिटी बन के आती है वो 1 है ना? ऐसा क्यों होता है अभी हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। I डॉट I 1 है, J डॉट J भी 1 है और K डॉट K भी 1 है। यहाँ पे एक बात नोट करना, देखो सब लोग, कि I दोनों क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन उधर जो बन रहा है वो सिर्फ एक नंबर है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी है 1। ठीक है ना? तो ये जैसा कि मैं कहते आ रहा था अभी से कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट गिव्स अ स्केलर, वो बात यहाँ पे ट्रू है ना? यहाँ तक नोट कर लो पहले ना, ये रूल्स हैं, मतलब हमारे डॉट प्रोडक्ट के रूल्स हैं, इनको हम आगे अप्लाई करेंगे। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब हम लिखते हैं I डॉट J 0 होता है, J डॉट K 0 होता है और K डॉट I, आप इसको किसी भी ऑर्डर में ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ regardless of the order। इसका मतलब ये हुआ, आप J डॉट I भी लोगे तो भी 0 आएगा, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट में ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, वो हम आगे चल के समझेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप J डॉट I लिखो तो भी 0 है, K डॉट J लिखो तो भी 0 है। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो सीखने वाली है वो ये है, अनलाइक हुए, अगर जैसे I का J से कोई मतलब नहीं है, J का K से कोई मतलब नहीं है, तो अगर अनलाइक हुए तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। लाइक हुए तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना? इसको नोट कर लो एक बार। यहां तक नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, यस सर। है ना? अब एक काम करते हैं, अब हम कोई भी वेक्टर बना लेते हैं। जैसे मान लो हमने कहा हमारे पास एक वेक्टर है A वेक्टर, ये है AX I कैप, AY J कैप और AZ K कैप, है ना? फिर एक वेक्टर बना लेते हैं B वेक्टर, उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे, BX I कैप, BY J कैप और BZ K कैप, है ना? अब हमें फाइंड क्या करना है? A डॉट B। ठीक है ना? अब ये कैसे होगा, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। नॉर्मली हम जब, देखो मान लो अगर मैं इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, इस पूरी क्वांटिटी को इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास कितने मल्टीपल बनेंगे? ये जाके कितनों से मल्टीप्लाई होगा? ये कितनी चीजों से मल्टीप्लाई होगा? इधर 3 से, 1 2 3, ऐसे हर चीज 3 से मल्टीप्लाई हो रही होगी बात। ठीक है ना? यस सर। मेरे पास टोटल 9 क्वांटिटीज आनी चाहिए टेक्निकली, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन I J के साथ मल्टीप्लाई होके क्या देगा? 0। I K के साथ मल्टीप्लाई होके भी क्या देगा? 0। यानी ये वाला क्वांटिटी जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी तो जो मीनिंगफुल चीज बनेगी वो सिर्फ इन दोनों के मल्टीपल से ही बनेगी। यस सर। ठीक है ना? तो मैं इसको सिंपली लिख देता हूं AX BX। अच्छा, हमें याद था I और I मल्टीप्लाई होके 1 देते हैं, उसमें I J तो बचता ही नहीं है ना? यस। सिर्फ AX BX आ गया यहाँ पे। यस सर। ठीक है, अब AY जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या बचेगा? AY BY। AY BY, है ना? बाकी सब 0 हो जाएंगे। सिमिलरली AZ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा?
AZ BZ AZ AZ BZ, ठीक है ना? जो आना होगा अपने आप इससे आ जाएगा। यस सर नोट कर लो एक बार इसको, डन ठीक है। एक बार अपने आप को याद दिला देते हैं कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, यानी वेक्टर जो आई कैप जे कैप फॉर्मेट में लिखे हों उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ऐसे सारे मल्टीपल्स आपस में ऐड हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? सर कॉरेस्पॉन्डिंग वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर उन्हें ऐड कर देते हैं। बिल्कुल, है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ऐसे सारे मल्टीपल्स आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना? क्लियर Yes, है? sir. है ना? अभी Yes, जैसे sir. मान लो कि मेरा जो वेक्टर है, मेरा वेक्टर सिर्फ यही होता आई जे वाला, तो मेरे पास एक ये मल्टीपल होता, एक ये मल्टीपल होता, दोनों आपस में ऐड हो गए होते, जी सर। है ना? मान लो मेरा Yes. वेक्टर जो होता वो YZ प्लेन का वेक्टर होता, तो उसमें x वाला कंपोनेंट तो होता ही नहीं, तो एक ये होता AY BY, एक होता AZ BZ, वो आपस में जी ऐड हो गए सर। होते, ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक बात सबको? यस Yes, sir. सर ठीक है, तो ये अब न्यूमेरिकली करके देख लेते हैं। मैंने यस a वेक्टर लिखा 3i - j + 2k, ठीक है ना? और b वेक्टर लिखा मैंने -i - 4j + k। अब मुझे आप a डॉट b बताओ कितना आ रहा है? सब लोग है ना? सर 3 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है सूर्यांश। यस सर 3। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आ गया 3 आ गया सबका? ठीक है, तो Yes, sir. एज सच मेरा कहना है कि a डॉट b, कोई भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, यस ज्यादा Yes, sir. ज्यादा मेहनत भी नहीं है इसमें। No, sir. किस बात का ध्यान रखना पड़ता है मल्टीप्लाई करते वक्त? माइनस साइन प्लस Minus. माइनस का, समझ गए ना? बिल्कुल ठीक है ना? बस एक प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो तो बहुत इजीली किया जा सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? Yes, sir. चलो ठीक है ना? तो ये तो हुआ ऐसे। अब हम लिख लेते हैं, लिखो, लिख लेते हैं, लिखो, डॉट प्रोडक्ट एज projection of a vector over another vector, है ना? चाहो तो another लिख के छोड़ दो या another vector लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो डॉट प्रोडक्ट एज ए प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर, इसको लिख लो, फिर मैं इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ वो डिस्कस कर लेते हैं। आपको वेक्टर की पहली क्लास याद है? हमने प्रोजेक्शन वर्ड को समझने की कोशिश की थी वो छत वाले एग्जांपल से। हाँ सर। सर अब सबको याद आ रहा है? हाँ सर, वो गमले वाला की धूप आ जाए और बारिश वारिश वो वाला ना। हाँ बिल्कुल वही वाला Yes, है sir. ना? बिल्कुल बिल्कुल वही है ना? तो वही है ना? तो उसमें गमला तो नहीं था, लेकिन उसमें एक छत थी और, है ना, मतलब हमारे पास एक शीट थी और उस शीट से हम छत को कवर करना चाह रहे थे, है The ना? green shade also आपने हाँ, बताया। वो जो ग्रीन वाली शीट की बात हम लोग कर रहे थे ना, कि उससे हम कितने हिस्से को बचा पाएंगे धूप से या बारिश से, वो हम डिस्कस कर रहे थे, राइट? यस तो सर। बिल्कुल Yes. उसी तरीके से ना, जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, हम ड्रॉ करते हैं। देखो, एक वेक्टर है ये ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर, है ना? बी वेक्टर, ठीक है ना? और इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, ठीक? किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, हमारी आगे की समझ इस पर डिपेंड करेगी हम इस क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझें। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है ना? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। इसको नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझते हैं और वहां पर डॉट प्रोडक्ट हमारी हेल्प कैसे करेगा वो देखते हैं, ठीक है ना?
Sir, done. ठीक है, अब समझो, देखो जब हमने ये लिखा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, है ना, तो हमने इसको ट्रांसलेट कैसे किया? हमने कहा कि ए बी के डायरेक्शन में अपने आप को कितना प्रोजेक्ट कर रहा है, ए बी के डायरेक्शन में अपने आप को कितना प्रोजेक्ट कर रहा है। मैं फिर से वो छत वाला एग्जांपल लेता हूं। देखो ये हमारी छत है, ये हमारी शीट है, और हमारी शीट छत के साथ एंगल थीटा बना रही है। तो ये जो शीट है हमारी, ये छत को कितना कवर कर रही है के लिए हमने एक परपेंडिकुलर डाला था, याद है? परपेंडिकुलर। और उसके बाद हमने कहा था ये जो प्रोजेक्शन हमारे पास आ रहा है, अगर मान लो ये आर है तो ये आर कॉस थीटा है। याद आ रहा है सबको? हाँ Yes, सर। sir. तो यही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या? देखो हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए के हेड से बी के डायरेक्शन पर, है ना। तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इसको ध्यान से देखना है ना, ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसको समझते हैं। देखो इसको देखते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, है ना। ये जो लेंथ यहां से यहां तक हमने मार्क की है, इसको हमने कहा है ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ए का प्रोजेक्शन किसके डायरेक्शन में? B के डायरेक्शन। बी के डायरेक्शन में। ये पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से, हाँ Yes. सर। है ना। अगर मान लो एक बार सर एक रिपीट बार करना सर। मैं फिर से समझा देता हूं। देखो मान लो हमारे पास ऐसे दो, कोई भी दो रैंडम डायरेक्शन के वेक्टर्स हो गए, कोई भी। इस बार इसको ए बोल देते हैं, इसे बी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब किसी ने हमसे कहा फिर से ए का प्रोजेक्शन बताओ बी के डायरेक्शन में, तो हम ए के हेड से कहां परपेंडिकुलर डालेंगे? B. सर बी बी के डायरेक्शन पे। ये बात ठीक है। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, ये एंगल थीटा है, ए और बी के बीच का जो एंगल है। तो कौन सी लेंथ ए का प्रोजेक्शन है बी के डायरेक्शन में? इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी लेंथ ए का प्रोजेक्शन है बी के डायरेक्शन में? A cos cos थीटा। ये वाली, ये वाली, ये दिखाई दे रहा सबको? Yes. इसको ए cos थीटा कह रहे हैं हम, पक्का? यस Yes, sir. Yes, sir. अभी मान लो किसी ने हमसे पूछ लिया होता कि नहीं मुझे तो आप है ना बी का प्रोजेक्शन बताओ ए के डायरेक्शन में, तो मैं परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप कर, यार तो कलर ही दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस बार यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कराता ये वाला, और इस बार ये जो लेंथ आती मेरे पास, इसको मैं बी cos थीटा कहता कि नहीं कहता? Yes, sir. Yes, sir. सर अच्छा, तो इसका मतलब हुआ हम एक जनरल बात कह देते हैं, इस बात को समझना कि अगर मैं ए की लेंथ का cos थीटा से मल्टीपल ले लूं, तो ये क्या बनेगा? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। इसी तरह से अगर मैं बी की लेंथ, देखो मैंने मॉड लगाया, ध्यान देना, का cos थीटा से मल्टीपल ले लूं, तो ये क्या बनेगा? प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। A. बहुत सिंपल सा रूल है कि नहीं है ना। तो ये जो हमारा a cos थीटा या b cos थीटा लिखने का तरीका है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन फाइंड करने का मेथड कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां डॉट प्रोडक्ट हमारी हेल्प करता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे, अब जब हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो हम लिखते हैं a डॉट b को मॉड a मॉड b cos थीटा, है ना। इसको नोट कर लो एक बार, मॉड a मॉड b cos थीटा, मॉड a मॉड b cos थीटा। यहां तक नोट कर लिया सबने? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं ए और बी का, इट इज सिंपली क्या, दोनों ए और बी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें मॉड वाइज, यानी दोनों ए की लेंथ बी की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें, और साथ में किसे मल्टीप्लाई कर दें? उनके बीच के एंगल के कोसाइन को, यानी कि cos थीटा को, ठीक है ना। तो दैट विल बिकम द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट जो है हम उसको ऐसे लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट
है ना, ये तीन चीजों का मल्टीपल है किसका, मॉड ए, मॉड बी एंड कॉस थीटा, ये तीन चीजों का मल्टीपल है वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नोट कर लो इसको। सर हाँ अनन्या बोलो। सर cos थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? स्क्वायर तो किसी का भी नहीं किया हमने। नहीं सर, मतलब जैसे ये a मैग्नीट्यूड में भी cos मल्टीप्लाइड था ना। नहीं 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 नहीं, उस पार्ट पे तो हम वापस आ रहे हैं अभी। वो जो a cos थीटा, देखो ये बात समझो, अगर मैं सिर्फ a cos थीटा लिखूं तो वो क्या है, a का प्रोजेक्शन b पे। अगर मैं सिर्फ b cos थीटा लिखूं तो वो क्या है, b का प्रोजेक्शन a पे। उसको इस वाले पॉइंट से तो अभी रिलेट करेंगे हम लोग, है ना, इससे तो अभी रिलेट करना है हमें, है ना। ओके सर। अभी आ रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात सबको? सर वो Yes, sir. ए के आगे cos थीटा शायद इसलिए भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पे मतलब 0 डिग्री है तो cos की वैल्यू 1 हो जाएगी। नहीं बेटा, कैसे 0 डिग्री कैसे है? तो मतलब अगर हम a को बेस की तरह लें, बिल्कुल मतलब x एक्सिस कंसीडर करके। मेरी बात तो समझो ना, देखो ऐसा ना, जो एंगल है वो तो a और b के बीच का एंगल है ना, चाहे वो किसी के भी डायरेक्शन से लो, आप a के साथ लो या b के साथ, वो एंगल तो सेम ही रहेगा, जी सर। है ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा a cos थीटा, a cos थीटा। व्हाट इज a cos थीटा? अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ who अपॉन who, a upon b। प्रोजेक्शन ऑफ a अपॉन b। ये बात सबको क्लियर हो रही है ना? यस सर। अब आप देखो, a cos थीटा को अगर मैं यहां छोड़ दूं तो ये मॉड b कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा इस साइड की नहीं? यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे लिखना होता मॉड b cos थीटा, तो ये क्या होता, a डॉट b डिवाइडेड बाय whom? मॉड ए। मॉड a। मॉड बिल्कुल समझ गए हम, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे a का प्रोजेक्शन b पे लेना है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर मुझे b का प्रोजेक्शन a पे लेना है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। यस सर। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। एकदम हाँ सर। ठीक है, यहां तक समझ जाओ, है ना। फिर मैं थोड़ी सी बात और बताऊंगा आपको, उसको अभी के लिए नोट कर लेना, लेकिन मेरे ख्याल से जब आपकी वेक्टर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बेटर हो जाएगी तो आपको वो बहुत ऑब्वियस सी बात लगने लगेगी। यहां तक अभी नोट कर लो पहले, ये वाला पार्ट सर। कर लिया ना। अच्छा, ये चीज देखना, मैं इसको एक ऑल्टरनेट वे में लिख लेता हूं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, a वेक्टर डॉट b अपॉन मॉड b। लिखने में तो लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये b अपॉन मॉड b क्या होता है? कैप। b कैप होता है। वेक्टर ऑफ b। a डॉट b कैप लिख दूं? यस सर। सिमिलरली इसको मैं लिख देता हूं a अपॉन मॉड a का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b के साथ। तो ये सर, b ये- वेक्टर डॉट a कैप लिखा जा सकता है कि नहीं? सर ये ऊपर ए वेक्टर वाला समझा दो एक बार, ये वाली लाइन, ये मतलब ए वेक्टर डॉट बी कैप कैसे हुआ, एक बार बता दो। ये वाला, नहीं सर, राइट, ये ए वाला वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में देखो, मॉड्यूलस ये चीज तक समझ गए थे आप? ये यस सर पूरा। इसी को हमने ऐसे लिख लिया, देखो a एज इट इज लिखा हुआ है, यस सर। डॉट एज इट इज लगा हुआ है, हाँ सर। डॉट b भी एज इट इज लगा हुआ है, यस सर। नीचे मॉड b भी एज mod इट इज, b बस हमने भी as अलग it अलग कर लिया है इसको। ये पार्ट हमने अलग लिख लिया है ना। अच्छा, हमने बी को बी कैप और ए वेक्टर, अच्छा ओके ओके सर, ओके 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 ओके। समझ गए ना? यस सर यस सर। अच्छा, अब मैं इसलिए कह रहा हूं, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह से लेना। ये बहुत ऑब्वियस सी बात कैसे है ये समझना। अगर मैं a का प्रोजेक्शन b पे ले रहा हूं, क्या मुझे b की लेंथ से कोई मतलब है? नो सर। मेरा क्वेश्चन समझ जाना अच्छे से, हो सकता है काफी लोग ये बात नहीं समझ पाए। मैंने एक वेक्टर लिया a और एक वेक्टर लिया b, है ना। ये a है, ये b है। मुझे a का प्रोजेक्शन b पे लेना है तो मैंने ये परपेंडिकुलर डाला। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है b यहां तक है या यहां तक है? नो सर। नहीं पड़ता ना। इसका मतलब b का सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे a डॉट b कैप आ रहा है कि नहीं, जो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। यस यस सर। सर। यस अच्छा, सर। सिमिलरली देखना, यही चीज अगर मैं b डॉट a ले रहा होता है ना, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है,
और मुझे बी का प्रोजेक्शन चाहिए ए के डायरेक्शन में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि ए इतना है या इतना है, नहीं सर। ठीक है। तो मुझे सिर्फ ए का क्या चाहिए होता, डायरेक्शन। डायरेक्शन चाहिए होता, तो मैंने बी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया ए के डायरेक्शन के साथ, और डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से, यूनिट वेक्टर से, है ना। तो बी डॉट ए कैप, ये इसका बस मीनिंग समझ गए सब लोग कि इसका मीनिंग क्या होता है, यस सर। यस ठीक है ना। चलो और अब हम न्यूमेरिकली इसको करके देखते हैं, तो थोड़ा सा और हमें ना ये कंफर्म हो जाएगा कि हम इस बात को समझ भी गए हैं। जैसे मान लो मेरे पास फिर से दो वेक्टर हैं, ए, इसको लिख लेते हैं आई जे माइनस के, ठीक है ना, ये एक वेक्टर हो गया। एक बी ले लेते हैं 2i प्लस जे प्लस लेट्स से 2k ले लेते हैं ना, 2k। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। अब आप मुझे बताएंगे फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन बी। चलो एक बार ट्राई करो इसको, फॉर्मूले से ट्राई करना, जैसा फॉर्मूला है वैसे ट्राई करना है ना। तो 1/3। 1/3, वेरी गुड आयुष्मान, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाकी लोग बताएं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये बात सबको क्लियर हो गई है? ठीक है। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है बता दो जल्दी से। वन आ रही है, बिल्कुल सही है। मॉड बी की वैल्यू कितनी है? 3 हो गया, बस इतना ही है, ठीक है ना। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको अपने आप को ये याद दिलाना है प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर ए का प्रोजेक्शन बी पर ले रहे हैं, देखो जो ऊपर आ रहा है ए डॉट बी वो तो सब में ही आएगा, चाहे आप ए का प्रोजेक्शन बी पे लो चाहे बी का प्रोजेक्शन ए पे लो। यहां तक तो क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब अगर आप प्रोजेक्शन बी पे ले रहे हो तो बी के मॉडुलस से डिवाइड करोगे, अगर आप प्रोजेक्शन ए पे ले रहे हो तो किससे डिवाइड करोगे? ए के मॉड्यूलस से। ए के मॉडुलस से डिवाइड करोगे। ये समझ गया ना बात को? हाँ सर। अच्छा, तो जल्दी से मुझे प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए भी बता दो। प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ए बता दो जल्दी से। 1/√3। 1/√3, बिल्कुल सही है। ये चेक कर लेना, देखो ऐसे जबरदस्ती मत मानना बात है ना। यस सर 1/√3। सबको क्लियर हो गया ये? 1/√3। सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, तो प्रोजेक्शन लेना आ गया, इसका मतलब सबको एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। यस सर। ठीक है। प्रोजेक्शन को फिगर में एक्सप्लेन करना भी आ गया कि फिगर ड्रॉ करके समझा सकते हैं एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे क्या कैसा दिखता है। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। अभी हम लोग एक बात करते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर ऐसे हैं, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये 90 डिग्री है ना। बी का ए पे प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको कितना होगा? 0। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, 0। सही है ना, बिल्कुल वही वाला एग्जांपल छत वाला लिया ना हमने कि अगर हमारी शीट छत से परपेंडिकुलर खड़ी है तो छत को कितना कवर करेगी? बिल्कुल नहीं, मतलब 0। बिल्कुल भी नहीं, कवर ही नहीं करेगी, ये बात ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं
कंक्लूजन क्या निकल रहा है हमारा इसका? सर इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं कि b cos थीटा आ रहा है और थीटा 90 है तो cos 0 हो जाएगा। हाँ मतलब वो देखना नहीं हुआ, वो तो फिर हुआ कि मैथ्स लगाएं तो ऑब्वियस बात हो जाएगी। यस सर। ठीक है ना, ये बात सही है ना? यहाँ हम जी बात सर। कर रहे हैं एक सिंपल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ यस सर। ऑब्जर्वेशन में कोई कॉस साइन वाली बात नहीं है, सिर्फ सिंपली देख के समझ में आ रहा है। तो एनीवे मैं उसको लिख देता हूँ। कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ से? परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन लगाया मैंने, है ना? परपेंडिकुलर हाँ सर। वेक्टर्स हैव नो प्रोजेक्शन along each other। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, अगर ये लॉजिक सही है तो A डॉट बी 0 होगा, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे यही शाश्वत वाली बात आ जाएगी कि अगर हम सिंपल फॉर्मूला लिखते मॉड A मॉड B cos थीटा, तो ये 0 होना ही था। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 degree. 0 है। नहीं, Zero. थीटा की वैल्यू 90 है, cos थीटा की वैल्यू 0 है, ठीक है ना? यस Yes, sir. हाँ, ये तो मैथमेटिकल बात हुई। बट अगर हम फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखें वेक्टर का, तो हम ये बात समझ जाएंगे ना कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। 0। अच्छा, इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इंप्लाइज दैट 90 degree angle. 90 डिग्री इज द एंगल। द वेक्टर्स आर म्यूचुअली क्या? इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। Perpendicular. परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना? तो इसको हम वेक्टर में कहते हैं कंडीशन ऑफ, लिख लेते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। लिख लोगे ये वर्ड ऑर्थोगोनैलिटी, Yes, sir. है ना? ऑर्थोगोनल का मतलब ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये बात ठीक है ना? B vector होगा ये y axis है, ठीक है। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या कहती है? इफ A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, A डॉट B क्या होना चाहिए? 0. बस बहुत सिंपल सी बात है, इसको लिख लो बस, है ना? ये हमारे लिए क्या करेगा? एक चेक का काम करेगा। जब भी हमें चेक करना हो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं क्या, तो हम कहेंगे हाँ, डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो, 0 आ रहा है तो है इसका मतलब, ठीक है ना? समझ गए बात? Yes, sir. ठीक है। Yes, अच्छा, sir. ऑब्वियसली ये चेक हमें तभी करना होगा जब हमें वेक्टर कैसे दे रखे हो, आई कैप जे कैप फॉर्म में। भाई ऐसा तो नहीं होगा कोई आपको ड्रॉ करके दिखाएगा कि देखो ये दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, चेक करो एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। Yes. No. ठीक है, ऑब्वियस सी बात, ठीक है ना? तो ऐसे केस में हमारे पास जो वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे? आई कैप जे कैप वाले होंगे। तो मान लो किसी ने हमसे कहा ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है, मान लो हम इसको कहते हैं 2i प्लस जे माइनस के, है ना? तो किसी ने कहा चेक करो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं क्या, यस और नो, चेक करो जल्दी से। नो सर। No, sir. Oh, sir. तो चेक वेदर परपेंडिकुलर, ठीक है? तो आंसर क्या आया? No. नो, ठीक है ना? नहीं है ये परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, यस सर। फिर देखते हैं। मान लो हमारे ए वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस 4k और बी वेक्टर है 3i माइनस j प्लस zk, ठीक है ना? तो आपको बताना है z की वैल्यू क्या होनी चाहिए so that a is perpendicular to b। z की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि a और b परपेंडिकुलर हो जाएं? -2। -2। अभी देखते Yes, sir. -2. -2 Yes, बिल्कुल सही, sir. यही आ रहा है, सब पे यही आ रहा है। Yes, sir.
माइनस आंसर Yes, हो sir. गया Minus. आंसर हो गया -2। ये सबको क्लियर है भाई? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, एकदम सही। एक और लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा 3i, ये p और q लिख p वेक्टर है 3i -2j प्लस k, और q वेक्टर कितना है? ये है 2i प्लस 6j प्लस mk कैप, है ना। तो आपको m बताना है कितना हो ताकि ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं। m, है ना। सर +6। Yes, sir. 6. आकाश कह रहे हैं सर एक बार समझा दो। आकाश को एक बार समझाता हूं मैं ना। अपना आंसर क्या बताया सबने? सर +6। 6. +6 बताया। चलो पहले मैं आकाश को समझा दूं ये वाला। मैं मान रहा हूं कि आकाश आप यही पूछ रहे हो, है ना, यही पूछ रहे हो ना, मान लेते हैं, है ना। तो हमने चेक किया कि ये z की वैल्यू क्या हो ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। ओके, तो देखो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, पहले ये किया हमने, ये आया 6, दिखाई दे रहा है 6, ठीक है। फिर हमने ये मल्टीप्लाई किया, देखो ये आया +2, 6 + 2 कितना हो गया टोटल? 8। अब ये आया 4z, तो हमने कहा 8 + 4z मिलके 0 होना चाहिए, तो यहां से z -2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये है तरीका वेक्टर्स को परपेंडिकुलर चेक करने का, है ना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, और अगर ये वाली बात समझ आई तो फिर जो नेक्स्ट वाला हमने किया है ना, नेक्स्ट वाले को इसी तरीके से देख लो बिल्कुल, कि इस बार हमने इन दोनों के लिए यही काम किया। तो ये हो गया 6, ये हो गया -12, तो 6 और -12 मिलके -6 हो गया, -6 और m, तो -6 + m मिलके कितना होना चाहिए? 0। तो m की वैल्यू 6 आ रही थी ना, ये 6 कह रहे थे सब लोग। Yes, हाँ sir. सर। बस आ गया, देखो, है ना। तो आई होप कि आकाश को ये बात समझ में आ गई होगी, और आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने अब लिखो एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर अगर i कैप j कैप में दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल बताना हो तो कैसे बताएं? तो अभी हमने कहा है कि a डॉट b को ऐसे लिखा जा सकता है mod a mod b cos थीटा, राइट। हाँ सर। तो क्या cos थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है a डॉट b डिवाइडेड बाय mod a टाइम्स mod b? Yes, sir. ठीक है ना। तो आज से ये हमारा बन गया फॉर्मूला थीटा पता करने का। हालांकि ये हमें देगा cos थीटा, हम या तो उसको cos इनवर्स में छोड़ देंगे या पता होगा तो वैसे बता देंगे, ठीक है ना। एक बार इसको लिख लो, फिर इसका एग्जांपल लेते हैं ना। लिखो जरा, ऐसे लिखो। लिख लिया सर। लिख लिया ना। चलो तो एक काम करते हैं हम लोग, सर एक मिनट। हाँ सर ऊपर स्क्रॉल कर दो एक बार। बिल्कुल, मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, देखो अब ठीक है। Yes. हो गया सर, अब कर लो नीचे। ओके, है ना। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमने वेक्टर लिए, कोई वेक्टर ले लिया हमने -i + j + k, है ना। और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया 2i + 2j - k, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओगे कि थीटा कितना है। चलो शुरू हो जाओ। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा को क्या लिख सकते हैं? अगर सिंपल आ जाए तो एंगल की फॉर्म में बताएंगे, नहीं तो cos इनवर्स में छोड़ देंगे, है ना। cos इनवर्स लिखना तो अब आता है ना सबको।
मान लेते हैं ना, मान लेते हैं। सर -1/3√3। अभी देख लेते हैं बेटा, है ना। a डॉट बी मेरे ख्याल से आपने ठीक लिख लिया होगा, -1 आ रहा है सबका a डॉट बी। यस सर। सर फाइनल आंसर होगा 1/3√3 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1 अपॉन यही है, यस सर। ठीक। अच्छा, अब -1/3√3 कितना एंगल होता है हमें ये तो नहीं पता, लेकिन √3 ये ठीक है ना, ये यही आ रहा है ना, आंसर यही आ रहा है। यस सर। ठीक है। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ वो बात समझो, ये एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, ये बता सकते हो? ये एंगल सर ऑब्ट्यूस होगा ऑब्ट्यूस होगा, क्यों होगा? सर, क्योंकि cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव जाती ही नहीं, तो सेकंड या थर्ड में ही सेकंड ही होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो मैं कह रहा हूँ समझो। सबसे पहली बात, दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 तक ही जाता है, उससे ऊपर तो जाता नहीं है। यस सर। ठीक है। अच्छा, cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ हमारा cos थीटा नेगेटिव नंबर आ रहा है, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस है। ठीक है ना। मैंने तो जैसे जैसे वेक्टर हम लोग समझ बढ़ती जाएगी, ये कुछ चीजें हमारे लिए ऑब्वियस होती जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है बात सबको? यस सर। यस सर। तो अभी तक देखो हमने डॉट प्रोडक्ट से दो चीजें सीख ली हैं, इनफैक्ट तीन चीजें हमने डॉट प्रोडक्ट से सीख ली। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन बताना, ये आ गया हमें। हाँ सर। ठीक है सर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं कि नहीं चेक करना, ये आ गया हमें। यस सर। यस सर। और जो दोनों वेक्टर है हमारे, उनके बीच का एंगल कितना है ये बताना इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा, ये आ गया हमें। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन पूछ के देखो, मतलब नहीं आया तो फिर दिल पे मत लेना इसको, है ना, लेकिन ट्राई करोगे? जी सर। हाँ सर। ठीक है। यस सर। तो हमारे पास दो वेक्टर लेते हैं, p और q। p वेक्टर लिख लेते हैं i प्लस j प्लस k, और q वेक्टर ले लेते हैं i माइनस j माइनस k। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो फाइंड द component of p vector along q vector in vector form। ठीक है ना? एक बार इसको ट्राई करो, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लेना कि पूछना क्या चाह रहे हो, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज शुरू हो जाओ कि भाई इसको कैसे करेंगे। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ p वेक्टर अलोंग q वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। मैंने आपसे सिर्फ प्रोजेक्शन नहीं पूछा है, मैंने आपसे p का q के डायरेक्शन में क्या पूछा है, कंपोनेंट पूछा है। तो कंपोनेंट कैसे बताएंगे ये हमें सीखना है ना। एक बार ट्राई करो, है ना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, हो सकता है आप इसको समझ जाओगे। ट्राई कर लो एक बार, और बिल्कुल ही ऐसा लगे कि नहीं ये तो बात ही ऊपर से निकल गई है, तो फिर मैं समझाता हूँ ना। मैं तब तक एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको हो सकता है उससे कुछ हिंट मिल जाएंगे ना। मैंने यहाँ p बनाया, मैंने q भी ड्रॉ किया, और मैंने ये कर दिया। मुझे अगर मुझे सिर्फ प्रोजेक्शन चाहिए होता तो मुझे p cos थीटा से काम चल जाता, लेकिन मुझे ये लेंथ नहीं चाहिए, मुझे इस लेंथ के साथ ये वाला डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन, है ना। तो दिस अलोंग विद डायरेक्शन, ये मेरा आंसर है। मेरा आंसर है p cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ q। अगर ये आपके लिए हिंट काफी है तो डन सर। -1/√3 i कैप। -1/3। क्या लिखेंगे पहले वो मुझे बता दो। सर पहले p cos थीटा निकाल लेंगे और उसके आगे क्या कहते हैं i कैप। q कैप लगा देंगे। बिल्कुल, ये बात सब समझ गए, जी सर।
है ना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे p cos थीटा अगर चाहिए होता तो सिंपल था, p cos थीटा हमने निकालना सीख ही लिया है। इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ p इन द डायरेक्शन ऑफ q, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे उसे डायरेक्शन भी देना है। किसका डायरेक्शन देना है? q का। तो उसके लिए मुझे q के किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही काम मैं q का प्रोजेक्शन अलोंग p ले रहा होता तो मैं क्या लिखता? q cos थीटा टाइम्स P p कैप, है ना। अच्छा, अब p cos थीटा हम कैसे लिखेंगे? p cos थीटा लिखने का तरीका है p वेक्टर डॉट q वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड q। यहां तक तो क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये तो एक पार्ट हो गया हमारा ये वाला। और q कैप लिखने का तरीका क्या है? q वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड q। यहां तक कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो गया? देखो, p डॉट q अपॉन मॉड q का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय q वेक्टर, ये हमारा आंसर है। इसको नोट कर लो, है ना, फिर इसको सॉल्व करते हैं ये कैसे होगा, है ना। काफी लोगों ने कर लिया है मेरे ख्याल से, शाश्वत ने जैसे कर लिया, शायद यस सर, आयुष्मान Yes, ने sir. भी कर लिया है। यस सर। अच्छा, देखते हैं। तो हमारा p वेक्टर था कितना? पहले p डॉट q ले लेते हैं। देखो p डॉट q कितना आ रहा है? -1 -1। Minus तो सही है। मॉड q कितना है? √3 √3। तो जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा ये बन गया -1 अपॉन 3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अच्छा, q वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। q वेक्टर हमारा कितना है? i माइनस जे माइनस के, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं i माइनस जे माइनस के। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा? -i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आंसर हो गया। सर ये तो सर मेरा मतलब बहुत पहले आ गया था। बहुत पहले मतलब क्लास शुरू होने से पहले? नो सर, मतलब कर लिया था मैंने ये वाला। तो मैं हाँ, सोच रहा सिंपल था ही। हाँ, ये कह रहा था ना कि -1 अपॉन √3 वाला बता रहा था ना, तो मैं कंफ्यूज था। अब समझ में आ गया कैसे करना है ना ये, यस सर। है ना। तो मेरा कहना है कि देखो, एक तो होता है प्रोजेक्शन बताना इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, वो हमने क्लास में सबसे पहले सीख लिया था। यस सर। सर ठीक है, ये जो हमने सीखा है ये है प्रोजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। ये वाली बात अलग से समझ में आ गई सबको? एक्सक्यूज मी सर। हाँ भव्या, सर पूछो। सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नो सर। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, सर इसमें जो क्यू कैप है, क्यू कैप, हाँ हाँ, हाँ सर ये जो क्यू कैप है वो ये क्यू थीटा अपॉन क्यू थीटा का मॉड ही तो है। क्या कह रहे हो? क्यू थीटा अपॉन क्यू थीटा? सर क्यू थीटा क्या, सॉरी वो क्यू वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर का मॉड। हाँ, और क्या, और वही तो लिया हमने, और क्या लिया है? वही लिया है राघवन, ठीक है सर। है ना। बिल्कुल, देखो यहाँ पे देखो, है ना, बिल्कुल वही लिया है जो आप कह रहे हो। यहाँ पे देखो ये चीज, ठीक है। यहाँ तक बात। तो मेरा कहना है कि जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको ध्यान देना है कि आपसे जो कंपोनेंट पूछा जा रहा है वो नंबर की फॉर्म में पूछा जा रहा है या वेक्टर की फॉर्म में। नंबर की फॉर्म में बताना हो तो बहुत सिंपल है, नंबर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है, ये जो हिस्सा है ना ब्रैकेट में, ये है कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड में बताएगा ये। वेक्टर में बताना हो तो एक्स्ट्रा इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। यस सर। कर लोगे? यस सर। चलो, है ना, अभी तो बहुत प्रैक्टिस करनी है वेक्टर में हमें, तो होपफुली और हमारी प्रैक्टिस अभी अच्छी हो जाएगी, है ना। तो ये हमने कर लिया। अब आ जाओ, अब क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ये हमने कर चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उस पर आ जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। पहले ऐसे लिख लेते हैं और एक बार इसको थोड़ा सा बोलना, जैसे हमने डॉट बोलना सीखा था ना, वैसे ही क्रॉस बोलना भी सीख लेते हैं हम लोग, है ना। एक्सक्यूज मी यानी सर। हाँ, शासन बोलो। और सर जब हमने वो जो अपने सेकंड फॉर्मूला जहाँ पे ऊपर हमारा वेक्टर के फॉर्म में आया आंसर -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन 3 जो आंसर फाइनल आया, ये हाँ हाँ हाँ,
तो सर ये आंसर आपका डायरेक्शन भी बताता है और मैग्नीट्यूड भी बताता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। और सर जब इसको सॉल्व मेरी- करेंगे तो अगर एक- इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मेरी बात सुनोगे एक बार? हाँ सर। ठीक है, देखो, अगर कोई आपसे कहता कि P का Q के अलोंग कंपोनेंट कितना है एज अ नंबर बताओ, तो जी आप सर। देखना यहाँ पे आप क्या कहते हो, देखो इसका मॉड 1/√3 है कि नहीं है, सॉरी इसका Yes, sir. मॉड √3 है कि नहीं है, Yes, sir. हाँ सर। 3 से डिवाइड करके ओवरऑल आंसर √3 आ जाता, नहीं आता? Yes, sir. सर 1/√3 आ जाता है ना। 1/√3 सॉरी, हाँ 1/√3 आ जाता। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। वही चीज यहाँ से आएगी कि नहीं? देखो P डॉट Q हमारा कितना था, -1, -1 और मॉड Q कितना था, √3, √3. है ना। तो जो हमारा कंपोनेंट की वैल्यू आती, नॉट साइन, वैल्यू आती, वो 1/√3 आ Minus. जाती कि नहीं आती? अच्छा तो मतलब यहाँ पे बस साइन बदला लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहा। देखो साइन तो इसलिए है क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इट हैज टू हैव अ साइन, आइदर प्लस और माइनस, वो डिपेंड करेगा दोनों वेक्टर के बीच में एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। तो यस इन सर। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस होगा तभी माइनस साइन आ रहा है वहां पे, जी सर। ठीक है ना। तो जब तक आप कंपोनेंट बता रहे हो एज अ नंबर तो वो माइनस साइन मैटर नहीं करेगा, हाँ सर। लेकिन जब आप कंपोनेंट बता रहे हो एज अ वेक्टर तो वहां पे वो माइनस साइन भी मैटर करेगा। हाँ तो सर मतलब जब हमने ऊपर सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आ रहा था -1/√3 क्यू कैप। आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो, एकदम आ रहा है। तो सर वो आपका हो गया, मतलब उसमें हमने कंपोनेंट भी बता दिया और एज अ वेक्टर भी बता दिया। बिल्कुल बता दिया, हाँ बिल्कुल सही है। और जो हमने नीचे बताया वो हमने सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताया है। कहाँ नीचे बताया है वो? ये देखो ये ना, वाला। कौन सा वाला, ये हाँ सर। ये तो ये तो पूरा वेक्टर है ना, ये कंपोनेंट भी है और डायरेक्शन भी है ये। तो सर इसको सॉल्व करके आंसर तो वही आना चाहिए ना जो पहले आया था। नहीं यार क्या बात करो, देखो समझो मेरी बात समझो, अगर आप ये वाली चीज बताओगे मुझे, ये वाला, जी सर। इसका मैग्नीट्यूड वही आना चाहिए जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो आ तो रहा है सेम, देखो चेक करो, हाँ सर मैग्नीट्यूड सेम है। यस सर। मैग्नीट्यूड सेम है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड 1/√3 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1/√3 है। जी सर। बस फर्क क्या है, अगर आप सिर्फ ये छोड़ोगे तो 1/√3 एज अ नंबर आएगा, इसके साथ लोगे तो ये डायरेक्शन -i + j + k के अलोंग भी तो बता रहा है, जो हाँ कि सर। अच्छा जो कि अच्छा अच्छा k ओके का उल्टा डायरेक्शन है ना। क्योंकि यस सर। उल्टा डायरेक्शन क्यों आ रहा है ये भी समझो आप। भाई देखो अगर हमारा p वेक्टर और q वेक्टर ऐसे है, ये p है ये q है, ऑब्ट्यूस एंगल है इन दोनों के बीच में कि नहीं है? हाँ सर है। अब कोई कहे p का प्रोजेक्शन q पे निकालो, तो p का प्रोजेक्शन q पे थोड़ी निकलेगा, वो तो q के उल्टे पे निकलेगा, है ना। यस सर। तो p हैज अ कंपोनेंट अलोंग अ डायरेक्शन दैट इज ऑपोजिट टू q, वो यहां से साबित हो रहा है कि नहीं, नीचे वाले से, इससे हाँ सर। अपने आप आ रहा है, देखो, है ना। ओके सर थैंक यू सर। ठीक है ना। तो ये जो हमारा मेथड है ना, वो बिल्कुल हमें वेक्टर की फॉर्म में कंपोनेंट आंसर देगा हमारा, है ना। यस और प्रैक्टिस चाहते हो तो एक और क्वेश्चन पूछ लूं मैं इस पे? यस सर। चलो अभी कर लेते हैं, yes, देखो, है sir. ना, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा डेफर करते हैं हम, है ना। हाँ, एक ए वेक्टर ले लेते हैं, एक बी वेक्टर ले लेते हैं, और दोनों के प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं एक दूसरे पे। तो कुछ ले लेते हैं, मान लो हमने लिया 2i + 2j - k और i + j + k, ठीक है ना। ये हमारे दो वेक्टर हो गए। अच्छा, किसका प्रोजेक्शन किस पे लेना चाहते हो? ए का भी। ए का बी पे ले लेते हैं। तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लाना है ना। ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो ताकि हम क्रॉस प्रोडक्ट पे आ जाएं फिर, है ना। डन सर। देखते हैं भी आयुष्मान। डन सर।
ठीक है ना? एक बार मैं लिख देता हूं। देखो हमने कहा कि हमें लिखना तो ये है a डॉट बी अपॉन बी का स्क्वायर बी वेक्टर, ये लिखना है हमें, ठीक है ना? अच्छा, a डॉट बी सबका 3 आ रहा है, यस सर। यस सर। और बी, मॉड बी का स्क्वायर भी 3 आ जाएगा, यस सर, तो बी और फाइनली बी वेक्टर बचेगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर है i प्लस जे प्लस के। ये सबको क्लियर हो गया? यस। छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लो यार। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। तो हम पढ़ रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम इस तरह से नोटेशन लिखते हैं तो हम इसको रीड कैसे करते हैं? ए क्रॉस क्रॉस बी, है ना? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से रीड करते हैं इसको। यानी ये क्रॉस को एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, है ना? यहाँ पे जैसे हमने वहां डॉट को प्रोनाउंस किया था ना, वैसे यहाँ पे क्रॉस को, है ना? एनीवे, होता क्या है? तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी लिखा हमने। तो सबसे पहली बात यह है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेक्टर हैं को किस ऑपरेशन से गुजारा जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट से। तो जो क्वांटिटी बनती है वो खुद भी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात ठीक है ना? तो इसकी जो यूटिलिटी है वो ये है, टू ऑब्टेन अ वेक्टर यूजिंग वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा था? स्केलर यूजिंग वेक्टर्स। ये हमें क्या दे रहा है? वेक्टर यूजिंग वेक्टर। वेक्टर यूजिंग वेक्टर दे रहा है। इसके फिजिक्स में एग्जांपल लेते हैं, कोई है तो बता दो एग्जांपल। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उस टाइप से। बिल्कुल, इसमें एग्जांपल है टॉर्क। तो टॉर्क जो होता है इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये सिंबल इज कॉल्ड टाउ। टाउ, है ना? ये वो हट जाता हूँ पाछने वाला नहीं है, ये टाउ कहते हैं इसको, है ना? ठीक है, तो ये टाउ इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो आर वेक्टर जो है इसको हम अभी के लिए कह देते हैं, हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर है वो हम आगे चल के समझ जाएंगे, और फोर्स तो फोर्स है ही, ठीक है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर मेरा सर इंटरनेट वीक था सर, एक बार फिर से बता देंगे क्रॉस प्रोडक्ट? अभी तो बताना शुरू ही किया है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं ना जब, पहली बात तो क्रॉस बोलते हैं, है ना? जैसे ए क्रॉस बी को ये नहीं बोलेंगे ए मल्टीप्लाइड बाय बी, क्या बोलेंगे? ए मल्टीप्लाई बी। अरे नहीं, ये नहीं बोलेंगे मल्टीप्लाई, हाँ, ए बोलेंगे क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बोलेंगे, ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना? जैसे नंबर्स के केस में क्या होता है, जब ये ऐसे लिखा होता है तो लोग कह देते हैं ना कि 3 गुना 4, है ना? यहाँ नहीं, यहाँ हम कैसे रीड कर रहे हैं इसको? ए क्रॉस बी, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज व्हेन अंडरगो अ क्रॉस प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस आल्सो क्या? A new physical quantity, that is a vector. दैट इज आल्सो अ वेक्टर। ये बात ठीक है ना? जो फिजिकल क्वांटिटी इनसे प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, बस, है ना? ये बात समझ गए? अच्छा, तो उसका एग्जांपल हमने टॉर्क लिया एक, तो फिर हम लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर जो होता है वो होता है आर क्रॉस पी। ये पी है लीनियर मोमेंटम और आर फिर से वही है पोजीशन वेक्टर। किसका है आगे चल के देख लेंगे। कुछ और याद आ रहा हो किसी को? कोई बात नहीं, ऐसे लिखते हैं। ये हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ये है एक चार्ज, ये क्या है? चार्ज। ये है इसकी वेलोसिटी, और इस वेलोसिटी से ये फेंका गया एक मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, है ना? तो अगर कोई चार्ज किसी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाए, प्रोजेक्ट किया जाए, तो उसको जो फोर्स लगेगी, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है ना? यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किन दोनों वेक्टर्स के बीच में है? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में, ठीक है ना? ये भी हम आगे चल के अगले साल पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो फिजिक्स में बहुत बार हमें इसका यूज करना पड़ेगा, ये बात समझते जा रहे हैं? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझते हैं, लिखो राइट हैंड
कॉर्क स्क्रू, राइट हैंड कॉर्क स्क्रू क्या होता है, इसको बात को समझते हैं। अच्छा, सबने वो ढक्कन वाली बोतलें देखी हैं? सर कौन सी वाली? यस सर, जिन पे ढक्कन ढक्कन लगा होता है वाली। बोतल पे। हाँ यस सर सर। ठीक है, अच्छा इसको किधर घुमाएं तो खुलता है ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये बात समझ रहे हैं? तो अगर मान लो आप बोतल को ऐसे ऊपर से देख रहे हो, ये टॉप व्यू है ना, कौन सा व्यू है बोतल का? टॉप व्यू है ना। तो अगर आप इस ढक्कन को ऐसे घुमाओगे तो ये ढक्कन किधर मूव करेगा, आपकी तरफ या अंदर? हमारी तरफ। आपकी तरफ है ना, ये इसका मूवमेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और यही ढक्कन को अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ये किधर मूव करेगा? बोतल की मतलब अंदर की तरफ, टाइट हो जाएगा। ये बात ठीक है ना? तो इस तरह से मूव करने वाले स्क्रूज जो होते हैं ना, उनको हम राइट हैंडेड स्क्रूज कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट हैंडेड स्क्रू। अच्छा, दुनिया में स्क्रूज राइट हैंडेड ही क्यों बनाए जाते हैं? तो उन्हें हम निकाल सके और अंदर नहीं, घुसा क्योंकि सके। दुनिया में मैक्सिमम लोग क्या हैं? राइट हैंडेड। राइट हैंडेड हैं। राइट हैंडेड, बिल्कुल। तो अब आप देखो कि अगर आप ये जो एक्चुअल स्क्रू होता है ना वो देखोगे, तो देखो जो स्क्रू होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। उसमें यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर रखने की जगह होती है ना, और उसके बाद इस तरीके से उसमें एक वर्टिकल हिस्सा होता है, और उसके ऊपर इस तरह से ऐसे ऐसे करके थ्रेडिंग बनी होती है। हालांकि वो थ्रेडिंग पीछे वाली दिखाई नहीं देगी हमें, हमें तो सिर्फ क्या दिखाई देगा, हमें इस तरीके से उसमें ऐसे सर्कल बने हुए दिखाई देंगे। ये दिखाई दे रहा सबको? यस सर। अब आप इस पे लगाते हो स्क्रू ड्राइवर, देखो आपने यहाँ लगाया स्क्रू ड्राइवर, तो सारे खुलते जाते। अच्छा, अब इस स्क्रू ड्राइवर को अगर आप ऐसे टर्न करोगे तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर? नीचे जाएगा, है ना, नीचे जाएगा। अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज टर्न करोगे तो ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ये बात ठीक है ना? तो जो राइट हैंडेड स्क्रूज होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है ना, वो भी इस राइट हैंड स्क्रू मेथड का ही यूज करता है। कैसे, उस बात को समझना। देखो, ठीक है, ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये हम यहाँ बना लेते हैं ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर। अब आपको करना क्या है, ये बात समझना। आपको अपना हाथ जो है ना, अब हाथ मैं कैसे बनाऊं, ये हाथ हो गया हमारा, है ना, चलो मान लेते हैं ये हमारा हाथ है ना, और ये हाथ हमने ए वेक्टर के अलोंग प्लेस कर दिया। देखो ऐसे रख दिया हमने अपना हाथ ए वेक्टर के अलोंग। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब अपनी जो उंगलियां हैं, उंगलियां, अच्छा मैं मान के चल रहा हूँ कोई इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि अपनी उंगलियां उल्टी मोड़ लेता होगा। सब इधर ही घुमा पाते हैं उंगलियों को ना, ऐसे। नो सर। यस तो सर। आपको ए की तरफ हाथ रख के उंगलियां कर्ल करनी। कर्ल करना समझते हो? घुमाना। किस तरफ घुमा रहे हैं उंगलियां? बी की तरफ। बी की तरफ। और उस वक्त अपना जो थंब है, अंगूठा, उसको एक्सटेंडेड रखना है, ऐसे एक्सटेंड रखना है, ऐसे। ये बात समझेंगे? तो ए की तरफ हाथ रख के बी की तरफ उंगली घुमाएं तो अंगूठा किस तरफ मूव करेगा, अपनी तरफ या अपने से दूर? अपनी तरफ। ए की तरफ हाथ रख के बी की तरफ घुमाएं तो अंगूठा किस तरफ मूव करेगा, अपनी तरफ या अपने से दूर? अपनी तरफ। अपनी तरफ। देखो ये हमारा राइट हैंड है, आयुष्मान। राघवन। अच्छा राघवन, हाँ राघवन, देखो सर एक बार कोई बात नहीं राघवन, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना राइट हैंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सर आप अपने हाथ से करके बता दो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, कोशिश तो करो। देखो एक उंगली कम लग रही है ना इस हाथ में, तो अब पूरा हो गया। ये बन गया हमारा राइट हैंड। ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? ए वेक्टर की तरफ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा तो ऐसे देखो, ये मैंने रख दिया ए वेक्टर की तरफ इसको। ये क्लियर है सबको? अब उंगलियां घुमानी है ऐसे। देखो बी ऊपर है ना, बी ऊपर है ए से, तो बी की तरफ उंगलियां घुमाएंगे, ऐसे टर्न करेंगे। अंगूठे को खुला रहने देना है, बंद नहीं करना है, खुला रहने देना है। तो जब ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा किस तरफ पॉइंट कर रहा है, आपकी तरफ या आपसे दूर जाता हुआ? हमारी तरफ। हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो अब आप देखना, जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, ये है ना, तो ये ए क्रॉस बी करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन जो है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ आ रही है सबको?
अब यही काम सोचो अगर मैं बी की तरफ हाथ रख देता हूँ, ये मैंने बी की तरफ हाथ कर दिया, तो मतलब जो हमारा थंब होगा, जो थंब है वो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा, पक्की बात? यस सर। अच्छा, बी की तरफ हाथ रख दिया मैंने और ए की तरफ कर्ल किया, उंगलियों को ऐसे घुमाया, बी की तरफ हाथ रख के ए की तरफ उंगलियों को घुमाया, हाथ को किसके डायरेक्शन में? वो बी क्रॉस ए हो जाएगा। यानी अगर मैं ऐसे करूं, ये हाथ को किसके अलोंग प्लेस करना है? सर बी वेक्टर बी के अलोंग, और घुमाना किस तरफ है उंगलियों को? ए वेक्टर की तरफ। ए की तरफ ऐसे घुमाना है। तो जो अंगूठा एक्सटेंड कर रखा है हमने, ये किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? सर आप मतलब कि हमारे अंदर जाता हुआ, ये बी क्रॉस ए, तो ये वाला डायरेक्शन किसका डायरेक्शन हो गया? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन हो गया। ओके सर, है ना? तो एक बार इसको अच्छे से समझ लो। देखो चक्कर क्या है ना, ये ऑनलाइन में इसको समझाना बड़ा वो होता है बिना किसी विजुअल एड के, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करो कि इस बात को समझ जाएं, है ना? फिर मैं सर आ गया समझ। कोई बात नहीं, और देख लेते हैं हम तो ना। मान लो ये ए है, ये बी है, थोड़ा और बेटर हो जाएगा परपेंडिकुलर के केस में। तो अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूं तो मैं किधर जाऊंगा? देखो ये एक्स है, ये वाई है, अगर मैं एक्स क्रॉस वाई करूं तो डायरेक्शन क्या आएगा? सर हमारी तरफ मतलब अगर की तरफ बाहर निकलता हुआ, मतलब बाहर निकलता हो, तो बाहर निकलते हुए को जेड कहते हैं ना बेटा? यस सर। तो ये जेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। लेकिन यही मैंने वाई क्रॉस एक्स किया होता तो क्या आया होता? माइनस जेड। माइनस जेड। सर ये 90 डिग्री पे रहेगा मतलब? एग्जैक्टली हाँ हाँ, अभी आ रहे हैं उस 90 डिग्री वाली बात पे आ रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम आई क्रॉस जे लिखें, आई क्रॉस जे, तो के आता है? यस सर। अच्छा, अब देखो ये आई हो गया, ये जे हो गया, और ये के हो गया। अब अगर मैं जे क्रॉस के करूंगा, जे क्रॉस के, तो क्या आएगा? ए वे जे क्रॉस के करो ना, जे की तरफ हाथ रख के के की तरफ घुमाओ तो अंगूठा कहाँ जाएगा? आई की तरफ। अच्छा, अब के क्रॉस आई करता हूं मैं, के क्रॉस आई, तो आंसर क्या आएगा? सर जे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसको अच्छे से याद रखना है एकदम। इसको पहले ना एक टेबल की तरह बना लो, आई क्रॉस जे के है, जे क्रॉस के आई है, के क्रॉस आई जे है। इसमें ऑर्डर डिपेंड करता है? ऑर्डर डिपेंड करता है बिल्कुल, क्योंकि आप उल्टा कर दोगे तो हाथ उल्टा घूमेगा ना फिर। जैसे कर रहे हैं तो फिर यस सर। हाँ अर्पित, क्या कह रहे हो? मतलब जैसे आई इंटू जे है, मतलब आई क्रॉस जे है, एक इंटू क्रॉस है, आई क्रॉस सर आई क्रॉस जे है, तो सर बचा हुआ मतलब के ही आएगा उसका। आई क्रॉस जे है तो के ही आएगा, बिल्कुल, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, पक्की बात? सर जे क्रॉस आई में क्या होगा फिर? अभी देख लेते हैं, देखो देख लेते हैं ना। देखो अभी मैं बनाता हूँ, देखो ये मैंने जे बनाया और ये मैंने आई बनाया, तो अब जब मैं इसके अलोंग हाथ रख के इधर घुमाऊंगा, ये एरो का डायरेक्शन देख रहे हो, ऐसे जे की तरफ हाथ रखा मैंने वर्टिकल, माइनस के हो जाएगा फिर, वो माइनस के हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन आएगा ये अंदर की तरफ आएगा इधर, तो माइनस के में जाएगा ये, पक्की बात? यस सर। तो इसको याद रखने के लिए क्या? माइनस के की तरफ कैसे जाएगा? देखो आपने y की तरफ हाथ रखा, हाँ सर, i की तरफ घुमाया, तो जो अंगूठा है वो किधर पॉइंट कर रहा होगा? अंदर की बाहर? अंदर जा रहा है सर। हाँ, अंदर जा रहा है, तो अंदर को माइनस के कहते हैं ना। यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है, अभी रुक जाओ। अब देखो एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक इस तरह से एक i j और k बना लेते हैं ना, और इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना देते हैं। जब तक ये इसके हिसाब से चलेगा सब कुछ आंसर पॉजिटिव आएगा, जब तक ऐसे चलेगा सब कुछ पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ रहे हो? जैसी आई जे क्या बनाएगा? जे के क्या बनाएगा? आई। के आई क्या बनाएगा? जे। उल्टा होते ही नेगेटिव हो जाएगा, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। माइनस जे। के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? माइनस आई। माइनस आई।
जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। बस ये वाला सर्कल याद रख लोगे कि एंटी क्लॉकवाइज जब तक चल रहा है तब तक सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। यस है ना, इसको बना लो, अभी तो बहुत प्रैक्टिस इसमें करनी है, तो धीरे धीरे तो हमारी आदत हो जाएगी, तो हमें ये सब याद नहीं रखना पड़ेगा ना। अभी फिलहाल के लिए लिख लो इसको, है ना। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है ना। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जब हम लिखते हैं A क्रॉस B इक्वल टू C वेक्टर, है ना, तो इसमें हमें समझना क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एज वेल एज B वेक्टर। इसको नोट करो जरा। लिख दिया सर। अब समझना, देखो जो हमारा सी वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट है किन दोनों वेक्टर्स का? ए और बी का। ए और बी का। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए और बी परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, सी हमेशा ही दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। तो आगे जाके कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसको प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन, है ना। तो हम ये कहेंगे C is perpendicular to the plane containing A vector and B vector। इसको नोट कर लो। C is perpendicular to the plane containing A vector and B vector, है ना। ठीक है। अभी के लिए ऐसा समझ लो कि अगर हमारे दोनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हैं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो किस प्लेन में, किस डायरेक्शन में आएगा? जेड प्लेन में, मतलब जेड वाली डायरेक्शन में, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात समझ गए ना। अगर हमारे दोनों वेक्टर वाई जेड प्लेन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में आएगा? एक्स डायरेक्शन में आएगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? बिल्कुल समझ गए ना। यस सर। ठीक है ना। तो सही, प्लेन कैन के बाद क्या लिखा है? प्लेन कंटेनिंग लिखा है यार, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अच्छा, कंटेनिंग, ओके। हाँ, सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, है ना। कंटेनिंग, ये बात समझना, देखो ऐसा नहीं कि प्लेन जो होते हैं हमारे सिर्फ एक्स वाई वाई जेड ही होते हैं। कोई भी दो रैंडम वेक्टर ले लो आप, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर जो कोलिनियर ना हो, क्या ना हो? कोलिनियर ना हो, वो दोनों वेक्टर मिलकर क्या बना लेंगे? एक प्लेन बना लेंगे। ठीक है ना। आप ऐसा सोचो, देखो मान लो एक उंगली एक वेक्टर है, दूसरी उंगली दूसरा वेक्टर है, तो ये दोनों वेक्टर ने मिलकर क्या बना लिया? एक प्लेन बना लिया। अब जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो इस पूरे प्लेन के ही क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये बात ठीक है? परपेंडिकुलर। बस तो ये समझना है बात हमें, है ना। तो एक काम करते हैं, है ना, आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से। इससे ज्यादा डिस्कस करेंगे तो आप डॉट प्रोडक्ट भी भूल जाओगे, है ना। ओके सर। ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले और क्रॉस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। ओके सर। जी सर। ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में मुझे लगता है कि वेक्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं ना। मतलब हाँ अर्पित बताओ यार। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद काइनेमेटिक्स शुरू कर देंगे, या मैथ्स पढ़ना चाहते हो? वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एक बार वो बेसिक मैथ्स वाला पार्ट कर, बेसिक मैथ्स वाला पार्ट कर लेते हैं ना। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फंक्शन है ना, ये कर लेंगे। ठीक है, चलो वो कर लेंगे। सर लॉग भी थोड़ा सा करवा दीजिएगा। लॉग भी थोड़ा करा दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री बताओ सर। इनवर्स नहीं, इनवर्स भी सही है। इनवर्स की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। हाँ यस है ना। ठीक है, तो ये करते हैं। अभी तो वेक्टर सर पढ़ा रहे हैं क्या? अरे यार मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स होती तो है फिजिक्स में ना। अच्छा, मेरे को लगा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट। नहीं मैंने कुछ मैथ्स तो पढ़नी पड़ती है ना। ठीक है, चलो फिजिक्स वाला मैथ्स है ना, बिल्कुल सही है ना। ओके, थैंक यू सर। इसको हम वेडनेसडे को कंटिन्यू करते हैं ना। अच्छा, वो अभी भी कंडीशन वही वाली है, देखो यार, अगर वो शिफ्टिंग वाला काम रहा ना तो मैं आपको पहले बता दूंगा, आज तो नहीं किया मैंने वो, तो
तो इसलिए आज की क्लास हो गई अपनी, ठीक है ना। वो जब भी होगा एक दिन की छुट्टी होगी अपनी, है ना। सर शिफ्टिंग कौन सा? अरे यार पिछली बार बात कर रहे हैं ना, वो मुझे शिफ्ट करना था यार, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैंने आज नहीं किया यार, उसमें 2 दिन लगने हैं, जब भी कर लो आपकी एक क्लास मारी जानी है, अब जैसे देख लो, ठीक है ना। ठीक है सर। जी सर। है ना, तो वो आज नहीं किया इसलिए मंडे क्लास हो गई है। अगर वेंसडे भी नहीं करेंगे तो वेंसडे वाली भी हो जाएगी। होगा छुट्टी होगी तो मैं पहले बता दूंगा आपको, ठीक है ना। सर यस थैंक यू ओके चलो बाय बाय। सर इसको प्लीज प्रोवाइड कर देंगे ये वाले नोट्स। हाँ ये वाले मैं भी। अरे यार मैं हर बार भूल जाता हूँ, मैं अभी भेज रहा हूँ, है ना। और सर मुझे और सर आपने इसका भी कहा था कि आप वेक्टर की जो बेसिक्स थे वो भी आप सेंड करोगे, लेकिन आपने किए नहीं। वेक्टर के बेसिक्स मैं ये पूरी वाले वेक्टर के पूरी बना के भेज देता हूँ अभी आपको ना। अरे बहुत थैंक यू शुरू से अभी तक वाला ना मैं भेज रहा हूँ। प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी भेज देना। मैं भेज रहा हूँ। ओके हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर। सर पिछली क्लास के भी चाहिए थे नोट्स। मैं वेक्टर्स के जहाँ से शुरू हुए वहीं से बना के अनन्या दे रहा हूँ, है ना। ओके सर। हाँ सबका काम हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी थैंक यू सर। हैव अ नाइस एवरीथिंग। थैंक यू बाय।